की हद तक सिर्फ देखेंगे आज, और इसके बाद जो है वो देखें रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क की डेफिनेशन या रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ाने से पहले या चीज़ों से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। आपने एक क्विज में नोट किया होगा कि तकरीबन 80-90% जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, जो टॉपिक या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो इस क्विज के अंदर टैकल हो जाती हैं। आपने गौर किया होगा। और जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं या जिसने देखें ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स के जो मैंने सिनेरियो बना के प्रेजेंट किए हुए थे, अब किसके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उसकी कॉन्फ्लिक्ट के, या किसने उसको स्टडी अच्छी तरीके से किया है या पढ़ के आए हैं या पढ़ते हैं, तो वो तो अभी थोड़ी देर बाद जब हम इसके सेशन को एंड करके मैं रिजल्ट शेयर करूंगा आप ग्रुप में, या मैं भी उसको ज़रा देख लेता हूँ, तो वो पता लग जाता है कि कौन कितना पढ़ता है या कौन कितने उसको लेक्चर को तैयार करता है या चीज़ें देख के आता है। तो इसका मकसद यही होता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप तैयार करें। ये नहीं है कि आप इसको भूल जाए, जिस दिन पेपर है उस दिन आप स्लाइड्स उठाएं, रट्टे लगाना शुरू कर दें या लेक्चर दें। तो ऑनलाइन या ऑन टाइम क्विज या एक्टिविटी इस तरह भी हो सकती है कि बीच में एट द एंड ऑफ दिस एक और भी चीज़ एक्टिविटी हो सकती है। तो ये यू शुड बी रेडी फॉर ऑल दिस। ओके जी, हम जो है इसके लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट हमारा जो है वो आप समझ लें कि लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद 2 चैप्टर और हैं। जिस तरह हमने कहा था कि 9 नॉलेज एरियाज में प्रोक्योरमेंट और एचआर मैनेजमेंट रहता है, बट ड्यू टू हमें जो है कोर्स की जो लेंथ है, ड्यूरेशन है, और जो हमने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ हमने टाइम जो कोविड से पहले जो क्लासेस हमारी हुई थी, दिस इज़ लेक्चर नंबर आई थिंक 21, और इससे पहले हमारी 4 क्लासेस भी हुई थी जो ड्यूरिंग द कोविड की जो छुट्टियों से पहले की बात है। तो वो चीज़ें फिर हमने दोबारा भी चीज़ें शेयर की, रिपीट भी की जी। स्टूडेंट्स लगता है आस्ता आस्ता आ रहे, और मैंने स्ट्रेंथ देखी थी तकरीबन 29-30 स्टूडेंट्स थे वो क्विज को अटेम्प्ट कर रहे थे, जो मैंने इनिशियल देखी थी स्क्रीनशॉट। तो अब स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर देखें कि 19 स्टूडेंट्स ने 20 स्टूडेंट में से एक निकाल दे तो 19 स्टूडेंट्स हैं। तो ठीक है, अगली जो इसके कोई भी एक्टिविटी बीच में है या बाद में, वो मैं खुद नहीं बताऊंगा, वो फिर खुद आपको देखनी पड़ेगी कि क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये चीज़ इसलिए दी जाती है ताकि आप तैयारी करें। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे, आप जब रिजल्ट्स को देखते हैं आपको पता लग जाता है कि भाई मैंने तैयार नहीं किया, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरे नंबर नहीं आ रहे। और किसी ने क्वेश्चन किया था, डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, ये जो कुछ असाइनमेंट्स हमने लिए हैं, कोई क्विजेज लिए हैं, इन्हीं में से वैल्यूएशन और आपके सेशन मार्क्स हैं। और सिर्फ सेशन मार्क्स नहीं है, आपके फाइनल पेपरों में भी बड़ी चीज़ें काउंट और मैटर करेंगी। इन्हीं में से जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकल जो आपको आर्टिफैक्ट करवाए हैं, या ये नहीं कि क्विज उठा के दे देना, बट ये कि क्वेश्चन जो है वो सारे मैंने कहा है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड और एनालिटिकल टाइप आएंगे। तो वो आप थोड़ा सा अब उसके लिए भी अच्छी तरह तैयारी करेंगे। ये थ्योरेटिकल कोर्स नहीं लेके जा रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकल और सिनेरियो बेस्ड और एनालिटिकल और सारी चीज़ें इस तरह लेके पूछेंगे, तब फ़ायदा है। तो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ आ जाते हैं। डेफिनेटली सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन से पहले रिस्क को देख लेते हैं, ये रिस्क क्या चीज़ है, फिर रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं। और फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम भी इसको यहीं से कैरी करेंगे, जो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर प्रोसेसेस हैं या आपको नजर आ रहे हैं। रिस्क को जो डेफिनेशन बेसिकली बिफोर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ द डेफिनेशन, रिस्क को सिंपल कहते हैं उर्दू में, अगर आप कहते हैं कि खतरा, ठीक है, थ्रेट। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की टर्म में बात करें, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा थ्रेट, एक ऐसी पॉसिबिलिटी, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा इंसिडेंट, काफ़ी सारी चीज़ें, इंसिडेंट, इवेंट, एक्टिविटी, जिसके पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस, जिसकी पॉसिबिलिटी है कि वो अकर हो सकती है, अभी हुई नहीं है, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, और जिसके साथ एक लॉस या इंजरी जुड़ी हुई है। द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और इंजरी इन्वॉल्व्स इन दैट रिस्क। हमेशा कोई ऐसे आपके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स या थ्रेटनिंग फैक्टर्स ऐसे होते हैं उस प्रोजेक्ट के लेके, उस काम को लेके, उस एक्टिविटी के लेके। अगर हम जनरल लाइफ में एग्जांपल भी देखें, अगर आप डेफिनेटली यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो थ्रेट्स और रिस्क फैक्टर्स तो हैं डेफिनेटली। वो कहते हैं कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है। वो तो उस पर बीइंग अ मुस्लिम हमें वी बिलीव ऑन दैट थिंग कि हमें पता ही नहीं है हम कितनी प्लानिंग करके बैठे हैं, अगले अगले पल ये हमें सांस आ रही है नहीं आ रही, वो एक अलग चीज़। बट
व्हेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स सम एक्टिविटी तो आपके पास रिस्क फैक्टर है कि टाइम पे पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, कोई और मिसहैप या मिस इवेंट ना कर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें, ये आपके सारे फैक्टर्स हमें आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट की बात करें कि क्या थ्रेटनिंग फैक्टर, पॉसिबल थ्रेटनिंग फैक्टर उसको हो सकते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स या हमने टारगेट्स अपने माइलस्टोन बना के रखे हुए हैं, प्लान कर रखे हुए हैं, हम उसको फॉलो या फुलफिल ना कर सकें। तो बेसिकली रिस्क की डेफिनेशन यहाँ पर तो नहीं लिखी, मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर दूँ या अगर आप नोट करना चाहें रिकॉर्डिंग में तो है, रिस्क इज एन इवेंट और एक्टिविटी। रिस्क एक ऐसा इंसिडेंट, इवेंट और एक्टिविटी है which is not occurred yet at this moment, but there are some chances that it is going to be happen in the near future associated with some loss or injury in it. तो रिस्क एक ऐसा इवेंट है, ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि अभी अकर नहीं हुई, जिसके अकरेंस के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि यार ये जब अकर हो जाएगा तो फिर उसके साथ क्या लॉस या फाइनेंशियल लॉस क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब भी कोई रिस्क अकर होता है तो आपने उसको टैकल करने के लिए एक्टिविटीज या प्लान अगर नहीं बनाया हुआ तो प्लान बनाना पड़ता है आपको। अगर प्लान नहीं बनाया हुआ तो जो भी आप उसके एक्शंस के अगेंस्ट उसके स्टेप्स रिजॉल्विंग उसको टैकल करने के लिए कर रहे हैं तो दैट दैट क्रिएट सम टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी, और उसमें फिर फाइनेंशियल पैसा भी जोड़ा हुआ, वो लॉस हो रहा होता है। रिस्क को जब तक टैकल कर रहे होते हैं तो वो जो कॉस्ट है वो आपको लॉस मतलब एज ए एक्सपेंस ट्रीट हो रही होती है। सो इसलिए कहते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट अगर की हुई है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज रिस्क मैनेजमेंट इज लाइक एन इंश्योरेंस, इट विल पे यू आफ व्हेन द रिस्क अकर। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जो जो आप प्रोजेक्ट, एक तो इनिशियल होता है ना कि आपके पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तो बीइंग एक्सपीरियंस मैनेजर वो देख लेता है कि किस में क्या स्कोप है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, किसके अंदर रिस्क फैक्टर, थ्रेटनिंग फैक्टर हैं, और किस में चांसेस है कि सक्सेस हो जाएगा और ये पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स को एनालाइज करके एक मैनेजर जो डिसीजन करता है और एक स्कोप सिलेक्शन की, हमने प्रोजेक्ट सिलेक्शन की टेक्निक्स देखी थी, उसको एक सेलेक्ट करता है। वो भी अगर आपको याद हो, प्रोजेक्ट सिलेक्शन की टेक्निक्स थी, उसमें एक पहली टेक्निक थी कि हम ऑर्गेनाइजेशन की ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे पास कंपनी की जो एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है उसको मद्देनजर रखते हुए कंपनी की एक आईटी स्ट्रेटजी या आईटी की पॉलिसी एक बनती है, उन पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स क्या है। फिर हम एक और टेक्निक यूज़ करते हैं, कैटेगराइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, उसकी प्रायोरिटी, उसकी इंपॉर्टेंस, उसमें देखते हैं कि कितना सक्सेस फैक्टर है, क्या उसमें पॉसिबिलिटी है कि नहीं। फिर आप देखते हैं कि फाइनेंशियल मेथड्स आप अप्लाई करते हैं, फाइनेंशियल कंसिडरेशन मेथड्स में अप्लाई करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक टेक्निक है, हम इसमें कितना, फिर एक है पे बैक पीरियड टाइम, कितना पे बैक पीरियड टाइम होगा, जितना कम से कम पे बैक पीरियड टाइम हो और उसमें इंटरेस्ट अगर वो है वो ज़्यादा से मिल रहा हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे, जिसमें रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिल रहा हो। अमूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1 तक वैल्यू रखती है, और अगर 1 के अंडर आ रही है, 0 से 1 जितना मैक्सिमम आएगा उतना रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा मिल रही होगी। फिर एक है इसमें कैश पे बैक पीरियड टाइम था, नेट फ्लो या नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है, करंट प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है इसकी है, फ्यूचर प्रेडिक्टेड ग्रोथ इसमें वैल्यू क्या नजर आ रही है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें सिलेक्शन टेक्निक्स थी वेटेड स्कोर मॉडल। तो ये सारी टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, ये जुबानी कलामी नहीं होता ये सारी। दैट्स वाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना वो खाला जी का घर नहीं है, इट्स एन एग्जेक्टिव पोस्ट, और जब एग्जेक्टिव पोस्ट तक, इस लेवल तक, एक्सपीरियंस तक आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपके पैकेजेस, पर्क्स, फैसिलिटीज, अलाउंसेज, ये सब चीज़ें उस हिसाब से लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो डेवलपर्स जो अच्छे लेवल के डेवलपर्स हैं उनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, जो मैनेजमेंट लेवल के एक्सपीरियंस में है यू कैन ईजिली से कि मतलब 4-5 लाख और प्लस इतने पैकेज इजीली आ जाते हैं। तो आपको अर्न करना पड़ेगा। मेरा एक स्लोगन है या एक प्रोवर्ब है जो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, ऑनर्स आर अचीव्ड नॉट बैक्ड। जो आप मुकाम हासिल करते हैं ना वो मेहनत से हासिल करते हैं, वो भीख मांग के, वो मिन्नते तरले करके, वो सॉरी एक्सक्यूजेस करके ऐसे नहीं होता। तो आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, उसका फिर स्टेप बाय स्टेप आपको मुकाम मिलता रहता है। तो रिस्क एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या इंजरी की बात कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क जो है इन्वॉल्व करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या थ्रेटनिंग फैक्टर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं,
प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए या सक्सेस को फुलफिल ना करने के लिए या सक्सेस हासिल करने के लिए जो भी थ्रेटनिंग फैक्टर हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट में हमारा मेन काम क्या होता है, हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं कि क्या पोटेंशियल या थ्रेटनिंग रिस्क हो सकते हैं। रिस्क की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, रिस्क की आप टेक्निक्स इसमें पढ़ेंगे, रिस्क की कैटेगरी पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, कैसे एक रिस्क प्लान बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे प्रैक्टिकली, इसका एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये भी एक आपके पास एक स्किल, एक चीज़ आ जाती है कि इसकी नॉलेज होनी चाहिए। आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिस्क हो सकते हैं, फिर उस रिस्क को कैटेगराइजेशन, उसकी प्रायोरिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें नोट करना है और असाइनिंग उसकी प्रायोरिटी वगैरह देना है, इंडेक्सिंग क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें देखेंगे, रैंकिंग। फिर सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना, फिर उसको टैकल भी करना है, उसको उसके लिए एक प्लान भी बनाना है और उसको हाउ टू रिजॉल्व दैट रिस्क throughout the project life cycle or so that it can meet the project objectives। तो बेसिकली यही होता है कि हमने प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को तो मीट करना है, ठीक है। तो सब लोगों का ध्यान जो है वो स्कोप की तरफ होता है, यार हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, हमारे टीम मेंबर क्या है, हम विद इन द टाइम फ्रेम करें, हम प्लान के मुताबिक चलें, इस तरह काम करना है। सिर्फ फेजेस का प्लान नहीं होना चाहिए कि चौथे वीक तक आपकी इंसेप्शन हो, उसके अंदर तक का भी प्लान होना चाहिए, कब कब हमने किस तरह काम करना है, किस तरह डॉक्यूमेंट। दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट को काफ़ी लोग जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो क्वालिटी कॉन्शियस है, जो सीएम लेवल पे है, आईएसओ है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स उस पर काम कर रहे हैं, तो वो रिस्क मैनेजमेंट डेफिनेटली उस पर काम करते हैं। ये आपके पास बर्डन नहीं होता, मगर अगर आपने ये चीज़ कर ली है तो आपको फ्यूचर प्रॉब्लम से ये इसको बचा सकती है। देखें, तभी इसको कहा गया इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ही होती है कि जब कोई चीज़ मैच्योर हो जाती है, अब वो मैं उस पर इस्लामिक अपने रिलीजन पॉइंट से नहीं पढ़ता, ये लोग पता नहीं फतवे देने शुरू कर देंगे और स्टूडेंट्स भी राय देना शुरू कर देंगे, वो एक अलग चीज़ है। जो वो मैच्योर इंश्योरेंस तब होती है जब उसका टाइम पीरियड हो जाता है या वो चीज़ जिसकी आपने करवाई हुई है उसकी अगेंस्ट सम सर्टन कंडीशंस वो मैच्योर हो जाती है। तो रिस्क अगर मैनेजमेंट बेसिकली की भी है, तो जब रिस्क, पहली तो कोशिश यही होती है कि रिस्क अक्कर ही ना हो, ठीक है। ऐसे इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरह के स्टेप्स भी करने पड़ते हैं कि हाउ वी गोना मिटिगेट मीन रिड्यूस, हाउ वी गोना रिड्यूस द रिस्क चांसेस, कि ऐसे स्टेप्स करें कि रिस्क अक्कर ही ना हो। पहले तो ये करने चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट होता है, हवा में नहीं होता। रिस्क की जो स्ट्रेटेजीज हैं फ्यूचर में, अब ये लेक्चर देखें, बड़ा मजे का, आपके पास स्लाइड्स हैं सारी और शेयर हुई हुई, आप इसको फ्री टाइम में लेक्चर को ज़रा देखें, इतनी नॉलेजेबल और इतनी प्रैक्टिकली ये चीज़ें समझाता है कि रिस्क की स्ट्रेटेजी भी होती है। रिस्क को अप्लाई करने की दो तरह की स्ट्रेटेजी, एक होती है प्रोएक्टिव रिस्क स्ट्रेटेजी और एक होती है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है पहले से आपने हर चीज़ प्लान किया है, वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे कि रिस्क अकर ही ना होना चाहिए, ठीक है। रिस्क के डिफरेंट कैटेगरीज है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि टाइम पे काम डिलीवर नहीं होना, डेडलाइन मीट नहीं हो रही डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के रिलेटेड रिस्क आते हैं। कुछ फाइनेंशियल जो है ना वो रिस्क आ जाते हैं कैटेगरी पॉइंट, कुछ मार्केट के पॉइंट से रिस्क आ जाते हैं कि यार ये हम प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, हमने अगर सोचा प्लान किया, क्या पता मार्केट में लॉन्च करें ये प्रोडक्ट, वो उस तरह में रिटर्न ही ना मिले, इससे एक्सेप्टेंस ही ना हो, हमने जितना पैसा इन्वेस्ट किया, जितनी एफर्ट इन्वेस्ट की, उसका रिवॉर्ड ही नहीं मिल सके। तो फाइनेंशियल रिस्क भी हो सकते हैं। आपका आइडिया लीक ना हो जाए, जो भी प्रोडक्ट का आइडिया है, वो कहते हैं ना व्हाट एन आइडिया सर जी, आइडिया ही मेन चीज़ होती है। तो फाइनल प्रोजेक्ट के जो खास क्रिएटिव आइडिया या खास काम है वो शेयर भी ना किया करें, क्योंकि वो आपकी डिग्री आपकी उस पर बेस कर रही है, आपका काम, आपकी सोच, आपकी एफर्ट, वो सारी चीज़ें बेस कर रही होती हैं। तो सिर्फ अपने आइडियाज़ या उनके साथ शेयर करें जो आपके सुपरवाइज़र हैं या जो आपके अच्छे एडवाइज़र हैं या जिन पर आपको ट्रस्ट है कि वो आपको अच्छा काउंसिल कर सकते हैं एट दिस मोमेंट, और आप मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं। तो दैट इज़ वाई। और मेरे पास कल मैं वैसे एक चीज़ एवेल्युएशन पढ़ा रहा था, HCI का कोर्स पढ़ा रहा था, मेरे पास जो ही मैं पढ़ा रहा था एग्जांपल्स बंदा शेयर करता है, तो एकदम एक ऐसा आइडिया आया जो अभी तक कम लोगों ने इस पर काम किया है। तो वो एवेल्युएशन के हवाले से एक चीज़, एक सिस्टम, एक ऐसी चीज़ है जो अभी तक किसी ने काम ही नहीं किया यहाँ पर, कि छोटे मोटे सॉफ्टवेयर तो बन सकते हैं बट उसमें AI, उसमें डाटा माइनिंग
और उसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स चीज़ें लगा के उस सिस्टम को बड़ा एक ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट, यानी ऐसा प्रोडक्ट का मतलब है सिर्फ आपकी खाना पूरी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ना पूरी हो, मगर एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट बना दें कि जो आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। अब वो देखें, ऐसा प्रोडक्ट भी अगर आप उस पर काम करें या प्रोडक्ट बना ले, तो आपकी वो कहते हैं ना फ्यूचर की रोटियां लग जाती हैं। रोटियां मुहावरा है, मीन्स के आपकी वारे न्यारे हो जाते हैं। तो उस्ताद तो ऐसा होता है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए एक समंदर की तरह होता है कि वो मोती बखेर रहा है, और जो जो उसको समेटना चाहता है, जो जो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, जो जो उससे शर्फ हासिल करना चाहता है, तो वो कर सकता है। तो हम तो ऐसे भी हैं कि भाई अगर आप हमें कोई एक पॉइंट बताएंगे, हम उसको 10 पॉइंट आपके साथ उससे उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मैंने तो जारी बात है ऐसे ऐसे आइडियाज़, ऐसी चीज़ें भी दी हैं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज में लोगों ने प्रोडक्ट्स बना के उनको एक सेल आउट और फ्यूचर के लिए वो काम कर रहे हैं उन चीज़ों पे, अपनी लाइन आइटम लाइन सेल आइटम लाइन में प्रोडक्ट्स बनाएंगे और काम कर रहे हैं। तो उस्ताद जो होता है ना, वो किसी गर्ज के लिए नहीं होता कि वो गाइड कर रहा है तो उससे मुझे आगे से कोई इस तरह का फेवर या रिवॉर्ड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो जो अब वो मैं एक मुहावरा कहता हूँ, प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। आपने कोई चीज़ समझनी है, डिस्कस करनी, सीखनी, आप ही पूछेंगे, आप आएंगे। तो उस्ताद उठ के हर एक के पास हर एक की चीज़ को बताओ जी, आओ जी मेरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, और लेवल हालांकि आजकल जो है ना वो उलट हो गया सीन। ठीक है ना, अब स्टूडेंट्स को परवाह नहीं होती, वो आते नहीं है और साथ कह रहा होता है, या कोऑर्डिनेटर कह रहा है, या सुपरवाइजर कह रहा है, भाई कोई पूछ लो, कोई चीज़ें ऐसे होते हैं। फिर एट द एंड आप कहते हैं हमें तो किसी ने कराया नहीं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। तो बेसिकली रिस्क को आइडेंटिफाई करना, उसको मैनेज करना, ठीक है, मैनेज एंड टैकल इज द सेम थिंग। ये सारी चीज़ें एक उस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती हैं। सो दैट्स, तो इस पे रिस्क पे मैनेजमेंट पे ध्यान देना है और इम्पोर्टेंस देनी है, और इस पे काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है लोग इस पे ध्यान नहीं देते। इस पे अगर आप काम करेंगे तो पहले तो कोशिश होनी चाहिए कि क्या ऐसे फैक्टर्स या ऐसी चीज़ें काम हम कर सकें कि ये अकर ही ना हो सके, और रिस्क जो फ्यूचर में थ्रेटनिंग फैक्टर बनता जा रहा है, और वो चीज़ अकर ही ना हो, और सो दैट हमें कोई आगे जाके प्रॉब्लम नहीं ना हो। ठीक है, और इंशाल्लाह हम जो है यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट में डिफरेंट इसके स्टेजेस या प्रोसेसेस आ जाते हैं। रिस्क प्लानिंग है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, फिर क्वालिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, क्वांटिटेटिव रिस्क एनालिसिस क्या है, ये डिफरेंट इसके अंदर टेक्निक्स भी आ जाती हैं। रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे करना है, अगर रिस्क अकर हो जाए तो उसको फिर आपने कैसे टैकल करना है, ये सारी चीज़ें हैं। और रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से शुरू करेंगे, और आई होप कि नेक्स्ट वीक जो है आप इन चीज़ों को ज़रा पढ़ के भी आया करें। कोई एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं है, ज़रा देख के आए और पढ़ के आया करें, थोड़ा सा लेक्चर देखा करें, सो दैट यू कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट व्हाट्स न्यू इन द अपकमिंग लेक्चर। ठीक है जी, और दैट एंड्स टुडेज लेक्चर। आप जो भी चीज़ें हमने 15-20 मिनट लगाए हैं, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज या इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। एग्जाम्पल शेयर कर रहा होता है, डिस्कस कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्जाम्पल शेयर कर देते हैं, क्योंकि रिस्क की डेफिनेशन पढ़ी, एक थ्रेटनिंग फैक्टर है। फॉर एग्जांपल पहले एक जनरल लाइफ से एग्जांपल ले लेता हूँ, और एक फिर सॉफ्टवेयर की फील्ड से एग्जांपल ले लेता हूँ। जनरल लाइफ से देखते हैं एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग के खदोखाल और हालात से देख के लग रहा है कि यार वो कहते हैं ना, एक ही चटके दे मार है, यानी अल्लाह ना करे कोई कोई जल्जला यार कोई या कोई मिसहैप हुआ तो यार ये गिरने का भी खदशा नजर आ रहा है। अब ये एक थ्रेटनिंग फैक्टर है कि यार ये बिल्डिंग को ये हो सकता है कि गिर जाए। अभी ये रिस्क अकर नहीं हुआ। डेफिनेशन क्या है रिस्क के अकर की? कि रिस्क एक ऐसा इवेंट है, एक एक्टिविटी विच इज नॉट अकर्ड येट एट दिस मोमेंट, but there are some chances that it is going to happen in the near future, associated with some loss or injury in it. कि रिस्क एक ऐसा थ्रेटनिंग फैक्टर है जो कि अभी अकर नहीं हुआ, जिसके चांसेस हैं इन द नियर फ्यूचर, पॉसिबिलिटी है कि वो अकर हो सकता है। अगर वो अकर हो गया तो उसके साथ फाइनेंशियल लॉस भी जुड़ा होगा, और या फिजिकल इंजरी, कोई जिस तरह बिल्डिंग गिर गई, अल्लाह ना करे गिर गई, तो फिर आपको इंजरी भी होगी और लॉस भी होगी। अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे स्टेप्स लिखने और परफॉर्म करने हैं कि यार ये रिस्क अकर हो, यानी बिल्डिंग ना गिरे। अगर हमने बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है वो अप्रूव कराया हो,
ओके, कितनी लेवल बिल्डिंग है, और उसको प्रॉपर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन किया गया और प्रॉपर उसको नक्शे के थ्रू प्लान किया हो, और प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस, प्रॉपर उसकी स्ट्रक्चरिंग। आजकल आजकल जो पिलर बेस्ड नहीं, आजकल स्ट्रक्चरल बेस्ड जो बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जो है ना, वो पहले होता था पिलर शिलर होता था, ये स्ट्रक्चरिंग तो डिफरेंट। आप इंजीनियरिंग के, सिविल इंजीनियरिंग जिस तरह आप कहते हैं, वो उनके आजकल जो प्रिंसिपल्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू वो उसको डिज़ाइन और डेवलप कर रहे हैं। और पिलर बेस्ड है तो आप ये देखें कि उसमें जो है ना पिलर्स बेस्ड वो ईजिली फाउंडेशन और वो सारी चीज़ें बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो पिलर्स का मतलब स्ट्रक्चरिंग, स्टील स्ट्रक्चरिंग है, या उसके अंदर वो चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब बात ये कि हमने ऐसे स्टेप्स करने हैं कि ये रिस्क अकर ना हो, ये नहीं बिल्डिंग ना करें। अब ऐसे भी स्टेप्स करने के, अल्लाह ना करे अगर कोई स्टेप हो जाए तो फिर हम क्या करें? तो फॉर एग्जांपल अगर इसके ऐसे खदो-खाल कोई चीज़ें हमारे पास इवैक्यूएशन के लिए क्या है, हमारे पास अगर कोई और फायर या कोई और मिसहैप या कोई और चीज़ हो रही थी तो हम इवैक्यूएट कैसे करा सकते हैं? हमारे पास सेफ हाउसेज़ हैं, हमारे पास कोई ऐसे रास्ते हैं जो उन्होंने बनाए हुए, ये सारी चीज़ें। इसलिए प्रोजेक्ट की अगर एग्जांपल रहे कि प्रोजेक्ट में एक थ्रेटनिंग रिस्क या एक फैक्टर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल एक मेजर रिस्क ये है कि अ, जो जो हमारा काम है वो डेडलाइन मीट हम ना कर पाए, डिलीवरी ऑन द टाइम ऑफ दैट प्रोडक्ट वी कैन नॉट डिलीवर ऑन टाइम। दिस इज द मेन रिस्क फैक्टर के ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट है कि नहीं। अब हमने रिस्क मैनेजमेंट जो प्लान है उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग होती है। फॉर एग्जांपल एक एक हेडिंग ये है कि रिस्क को मिटिगेट करना है, यानी ये जो रिस्क मिटिगेशन मीन रिडक्शन है, रिड्यूस कैसे करना है, कम से कम इसके अक्रंस के चांसेस। इसका मतलब मिटिगेशन का मतलब ये होता है हाउ वी गोना रिड्यूस, हाउ वी गोना मतलब उसके चांसेस कम से कम कर सकते। अब उसमें क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रॉपर जो टास्क एलोकेशन है वो प्रॉपरली टास्क एलोकेशन अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसको टास्क दी गई है, उसको फेयर अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ है कंप्लीट करने के लिए, फिर उसकी उसको गाइडेंस भी दी हुई है, उस पे प्रॉपर उसको साथ साथ मॉनिटरिंग भी हो रही है, और उसको वो कहते हैं ना कि अच्छा काम करे तो शाबाशी भी मिल रही है, अप्रिसिएशन मोटिवेशन भी मिल रही है, और अगर वो नहीं कर रहा तो उस पर उसकी तनबीह या तड़का सिस्टम या रगड़ा, जिससे मैं साथ अप्लाई भी करता हूँ। सिर्फ तड़का रगड़ा लोगों को याद है, वो कहते हैं ना कि अच्छी बात याद नहीं रहती, सिर्फ जो टफ चीज़ है या डांट है वो चीज़ वो है, और वो तो प्रोज एंड कॉन्स में पॉजिटिव या वो चीज़ें ज़्यादा मैटर कर रही है तो वो देखनी पड़ती हैं। तो ये देखना है कि ये स्टेप्स अगर हम करेंगे तो ये रिस्क फैक्टर अकर नहीं होगा, ठीक है। अब अल्लाह ना करे कि रिस्क ये नज़र भी मॉनिटर भी करना होना होता है कि कहीं ये रिस्क अकर तो नहीं हो गया। अब क्या ये रिस्क अकर हो जाता है तो फिर हमने कैसे टैकल करना है, उसके लिए भी हमने प्लान पहले से बनाया होगा, प्रोएक्टिव प्लान कि रिस्क अगर अकर हो गया, डेडलाइन टीम नजर आ रही है कि मीट नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कि आज डेडलाइन थी, आपने कहा सर वो तो देखें सर, वो ऑनलाइन में भेज रहा था वो हुई नहीं सर, वो देखें सर, ये देखें मैं आपको व्हाट्सएप, ऐसा नहीं होता। डेडलाइन अगर आज की है तो ये नहीं कि आप 11th आवर पे आके गए, आपने पहले से समझ करना है, पहले से बताना था कि ये प्रॉब्लम है, ये कुछ है। आप 11th आवर पे जो करते हैं वो कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो अगर डेडलाइन मीट नहीं हो रही है तो ये इशू होता है, तो क्लाइंट्स के साथ नेगोशिएशन करके आप उसको ये कह सकते हैं। ये नहीं कि आज मैंने समझ और मैं को सर अब तो नहीं हो सकता, तो क्लाइंट भी कहेगा ठीक है, नहीं मुझे जब ये बताता ही नहीं है स्टेटस में। तो लेट से हमने ऐसे स्टेप करने के रिस्क अकर ना हो। जब रिस्क अकर हो जाए तो फिर हम कैसे टैकल करेंगे? जब डेडलाइन मीट नहीं हो रही, हमने एक्स्ट्रा रिसोर्सेज लगाने हैं, हमने एक्स्ट्रा टाइम देना है, हमने उस पर उनको इंक्रीमेंट से शाबाशी या मोटिवेशन देनी है, खुद भी आके परफॉर्म करना है उनके साथ, और तभी वो इसको रिस्क हम टैकल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है यहाँ से टैकल करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट की स्टेप्स और प्रोसेस क्या हैं, और रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क का कॉन्सेप्ट, रिस्क की एग्जाम्पल, रिस्क का एक सिनेरियो मैंने आपको प्रेजेंट किया, और इंशाल्लाह यहाँ से अब देखिए हमने सिर्फ 2 या 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं, सिर्फ 2 या 3 स्लाइड्स पढ़ी हैं, और उसको डिफाइन किया, उसका कॉन्सेप्ट और चीज़ें भी हमने डिस्कस की प्रोजेक्ट के वाले से। तो अप्रॉक्सीमेटली लेट से अभी देखिए 40 मिनट का जूम का लेक्चर होता है, तो तकरीबन 25 मिनट्स तो मैंने 30 मिनट्स तो इस पे लगाए हैं। तो आप ये सोचें कि ये सिर्फ ये नहीं होता कि जो है ना आप स्लाइडें भगाई जाए और पढ़े ना। अब लेट से मैं कॉन्टीजेंसी है या फॉल बैक है, इसको मैं डिफाइन कर कोई एग्जांपल ही ना प्रेजेंट करूं तो लोगों को क्या समझना है? लोगों ने तो फिर ये रटे लगाने, कंडीशन प्लान ज़्यादा प्री डिफाइंड एक्शन टेकन अक्रॉस दैट, तो ये तो लोग रटे लगाएंगे। तो चीज़ को एक्सप्लेन भी करना होता है, उसको समझाने पढ़ाने का, रिलेट करने का तरीका होता है। तो रिस्क इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्क को आपने अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर थ्रेटनिंग रिस्क को आइडेंटिफाई ना किया, कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, क्या बहुत सारी चीज़ें इसमें आप इंशाल्लाह आप सीखेंगे, लर्न करेंगे। और आप अगर आप स्लाइड्स को जरा आगे
नेविगेट होकर देखें, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस लेक्चर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कितना डेप्थ और कितना काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम ये आगे से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि जो चीज़ें हैं वो जो आपने शेयर की, इंशाल्लाह मैं अभी आपको विद इन सम मोमेंट्स ग्रुप्स पे रिजल्ट भी शेयर कर देता हूँ कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया और क्या क्या लोगों के नंबर हैं हर क्वेश्चन वाइज जो भी, क्योंकि हर क्वेश्चन लोगों को डिफरेंट क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको आया होगा तो वो दूसरे ग्रुप मेंबर को उसकी सीक्वेंस में क्वेश्चन नंबर 8 में आया होगा। तो ये ट्रिकी, ये सारी सिस्टम के अंदर ये इंटेलिजेंटली मैंने टैकल किया हुआ है इस मूडल एप्लीकेशन के थ्रू, दैट ये ब्यूटी है इसके अंदर। तो आई विल शेयर द रिजल्ट। तो अपनी परफॉर्मेंस को खुद एवेल्युएट करें, असेस करें कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, पहले कैसे हैं, कितने मैंने क्विज दिए, सारी चीज़ें असेसमेंट आप अपनी खुद पसंद करें कि हम कितना पढ़ते हैं। जो पढ़ के आए तो वो देखें, बास का वो भी गलत कर देते हैं, जो नहीं पढ़ गए वो भी तुक्का शुक्का लगा के या कुछ हो जाता है। तो फेयर असेसमेंट अपनी खुद भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।